हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस पीवाईक्यू वाले सेशन में अपन लोग देखने वाले हैं ये जो सीटेट पेपर हुआ था सोशल साइंस का, यानी पेपर सेकंड जो होता है आपका 6 से 8 के लिए, जिसमें सोशल साइंस का एक बड़ा पोर्शन पूछा जाता है, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिनको कि आज अपन डिस्कस करेंगे। ये पेपर हुआ था 2022 में। 2022 में यानी कि ये जो पेपर होता था ऑनलाइन मोड में, उसका है ये एग्जाम। तो इन सभी क्वेश्चंस को अपन लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं टोटली बेस्ड होते हैं एनसीईआरटीज पर, यानी कि अगर आप 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटीज पढ़ लेंगे तो इसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग ये एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर के देख सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस है, इस पर एनसीईआरटीज भी कराई जा रही हैं, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं और साथ में इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को पूरा प्रॉफिट मिलेगा। और इसके साथ ही आप लोगों को हिंदी और जो सीडीपी का सेशन होता है वो भी कराया जाएगा। इनके भी क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में इंग्लिश का भी होता है। ठीक है। तो ये सभी कराए जाएंगे आप लोगों को। चैनल पर बने रहिए, नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर पुराने हैं पहले से बने हुए तो आप इसको लाइक कर लेना। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। और जो क्वेश्चंस हैं सभी की व्याख्या इसमें दी गई है। अगर आप एनसीईआरटीज में नहीं पढ़ते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं, तो भी आप लोगों का काम हो जाना है। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन इसमें पढ़िए। ये कह रहा है कि कथन और कारण में दिया गया है क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि जो आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है। यानी कि जो खाद्य संग्राहक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मौसम के अनुसार वो चलते हैं। किसी इलाके में पौधों और जानवर जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव होता है। बात सही कह रहा है कि कोई इंसान है वो उस जगह तक, जो लोग ये खाद्य संग्राहक लोग होते हैं वहां पर क्यों बने हुए हैं, क्योंकि तब तक वहां पर उनके लिए खाने के लिए पौधे हैं। उन चीजों का उन्होंने तब तक अपना जीवन यापन किया। जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे वो दूसरी जगह चल देंगे। तो यही कारण है जिसके कारण वो खाद्य संग्राहक बन जाते हैं और घूमते रहते हैं। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा और साथ में इनकी व्याख्या भी सही है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है। देख लीजिए, इसकी व्याख्या है, काफी लंबी दी गई है। आखेटक और जो खाद्य संग्राहक लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कारण ये है कि कोई जो इलाका होता है उसमें पौधे हैं और जो जानवर है वो संसाधन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? जो भी हमारे उपयोग में आ रही है कोई भी चीजें, उन सभी को अपन लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। ठीक है। तो ये संसाधन क्या होता है? खत्म हो जाते हैं, और ये संभव भी है, कोई बात नहीं है इसमें खत्म होने वाली। ठीक है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा और उनकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। अब देख लीजिए क्या होती है आखेटक वगैरह। कि जो आखेटक और जो खाद्य संग्राहक होते हैं समुदाय के एक जगह से दूसरी जगह पर ये घूमते रहते हैं। कारण इनके जान लीजिए क्या क्या है। कारण पूछ लिया जाता है कभी कभी। पहला कारण इसमें ये बता रहा है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते हैं तो जो आसपास के पौधे होते हैं, फल होते हैं, जानवर है, इनको खाकर वो क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, और भोजन की तलाश में वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। दूसरा कारण इसमें ये बता रहा है कि जानवर जो होता है अपना शिकार, चारा, इनके लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाया करते हैं। जो जानवर रखते हैं अपने साथ में और उनके लिए शिकार भी करते हैं। शिकार करेंगे तो वहां के जो अन्य जिनका शिकार करते हैं वो भी खत्म होने हैं। चारा है, चारा भी खत्म होना है, तो इसलिए वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तीसरा कारण इसका ये बता रहा है कि जो पेड़ है, पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते हैं। उन लोगों को अच्छे से जानकारी होती है किस मौसम में कौन से पेड़ों पर फल आते हैं, कौन से पेड़ों पर कौन सा फूल आता है। ठीक है। चौथा कारण इसमें ये बता रहा है कि कुछ जो नदियां होती हैं, झीलें होते हैं, झरने होते हैं, उन सभी का पानी कभी सूखता नहीं है, कुछ का सूख जाता है। और जो सूखने वाली नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, उनके किनारे रहने वाले लोगों को पानी की तलाश में ये उधर उधर चले जाते हैं। यानी कि कभी तो ऐसा होता है कि ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे पानी सदाबहार है। सदाबहार जो नदियां होती हैं, जैसे कि आप लोगों की हिमालय नदियां हैं, और कुछ कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि सूख जाती हैं, तो वो वहां से चले जाते हैं पानी के चक्कर में। तो कई सारे कारण हैं इनके जाने के, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। ये कह रहा है कि जो उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन, इनको तैयार करने का काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, बिच्छुड़ियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्ति दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? देखिए, इसका ग्रंथ पूछा गया है कि किस ग्रंथ में ये इतना
दिया गया था। मुद्रा राक्षस में दिया गया था, राजतरंगिणी में दिया गया है, अर्थशास्त्र में दिया गया है, या फिर बृहद कथा मंजरी में दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है किसमें? अर्थशास्त्र में ये दिया गया है। सी ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ ग्रंथ है और इनके लेखक देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मुद्रा राक्षस है ये लिखी गई है विशाखा दत्त के द्वारा, और जो राजतरंगिणी है ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा हुआ है, और जो अष्टाध्यायी है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। जो कुमार संभवम है ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। सभी बुक्स इंपोर्टेंट है, जो सभी ग्रंथ हैं सभी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कथन एक कह रहा है कि जो 7वीं शताब्दी है इसमें शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक जो थे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे और मंदिरों पर अपना निशाना बनाते थे। ठीक कह रहा है, बिल्कुल। अगर आपने देखा होगा कि पहले जमाने में आप जब उनकी गाथाएं पढ़ते हैं, उनकी जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं, उसमें बताते हैं कि जैसे महमूद गजनबी को ले लीजिए, उसने किस पर आक्रमण किया हुआ है? मंदिरों पर किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो धन होता था वो मंदिरों के पास में होता था। तो लोग क्या करते थे? मंदिरों पर ही आक्रमण ज्यादा करते थे। ठीक है, तो ए और कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। व्याख्या भी इन दोनों की सही हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इनकी व्याख्या। जो 7वीं शताब्दी है उन शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का एक प्रयास किया था। फिर आई 10वीं और 11वीं शताब्दी। इसके दौरान एक जो शासक राज्य थे दूसरे शासक राज्यों पर आक्रमण करते थे। तो सबसे पहले वो हमला किस पर करते थे? मंदिरों पर करते थे, दोनों ही सही है। जो 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदार थे, प्रमुखों ने धन शक्ति और जो प्राप्त किया था, खुद को महासामंत घोषित किया था। क्या किया था? महासामंत इन्होंने अपने आप को घोषित किया हुआ था। 7वीं शताब्दी के बाद में कई राजवंश थे, उनका उदय हुआ। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में जो भारत में राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर हुई। उस समय तक भारत में कई छोटे राज्य में विभाजित था, जो भारत था कई छोटे छोटे प्रांत राज्य बने हुए थे। विभिन्न शासकों के बीच में सत्ता के लिए हमेशा युद्ध भी होता रहा था। सही और गलत विवादों का युद्ध में सुलझाया जाता था। ठीक है, जो सही विवाद होते थे, गलत होते, इन सभी को युद्ध में सुलझाया जाता था। ये तो कोई बताने की बात नहीं है। आगे पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ऊंची भीतरी छत में पथछेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली किसके बीच समान है? बताइए किसके बीच में है ये? वृंदावन का जो गोविंद देव मंदिर है और फतेहपुर सीकरी के महल है, बांग्ला गुम्बद मंदिर एवं जोधाबाई के महल है, विजयनगर और शाहजहानाबाद के महल है, या फिर कुतुब मीनार और राजराजेश्वर का मंदिर है। तो जो मेहराब वाली स्थिति आप लोगों को देखने को मिलेगी, मेहराब यानी कि ये एक इस तरीके से बना होता है, डोम इस तरीके का ये बना होता है। ठीक है, मेहराब सा। तो ये सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा वृंदावन में अगर आप जाएंगे गोविंद देव मंदिर, और फतेहपुर सीकरी में अगर आप जाएंगे महलों में, तो वहां पे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जान लीजिए इसके बारे में भी। गोविंद मंदिर और जो फतेहपुर सीकरी है इसके महलों के बीच में समान है ये। वृंदावन का जो गोविंद देव मंदिर है इसका निर्माण करवाया था 1590 में। किसने करवाया था? आमेर के राजा रहे थे मान सिंह, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? ये अकबर ने की थी, इतना आप याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? आगरा में है। हम लोगों के थोड़ा सा दूर में ये करीब 25 किलोमीटर दूर में पड़ता है ये फतेहपुर सीकरी। तो आइएगा घूमने, तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपसे मिल लेंगे। ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर केरल राज्य के कन्नूर के जो तलेरंबा है उसमें स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, और कुतुब मीनार को बनाने की जो शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ये आप याद रख लीजिए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये कह रहा है कि 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। पहला इसमें कह रहा है कि जो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। दूसरा ये कह रहा है कि ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। 7वीं शताब्दी की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो सही हो जाएंगे, और यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए।
जो 7वीं सदी आई और जो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित जो राजनीतिक बदलाव हुए उनमें क्या क्या हुआ था। जो बड़े भूस्वामी थे और जो योद्धा सरदार थे ये राजा बन सकते थे। और ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे यानी कि उन्होंने जो पूजा पाठ वगैरह जो थे उन सभी को छोड़कर क्या उठा लिए थे, उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे, हथियार उठा लिए थे। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। 7वीं शताब्दी के बाद में कई राजवंशों का भी उदय हुआ है। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी ये सभी घोषित कर देते थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो 18वीं शताब्दी है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पे तो ये कह रहा है कि जो 18वीं शताब्दी है इसमें शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और जो कारीगर यूरोपीय कंपनी द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि जो ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी और जो शिल्पकार थे उनको कहा जाता क्या, ब्लैक कहा जाता था, जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा। देखिए ये फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट जो विलियम जगह है यहाँ पे नहीं रहते थे ये लोग, तो इसलिए आप लोगों का जो बी ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा। और ए सही है कि जो 18वीं शताब्दी थी यहाँ पे शिल्प हुआ था और जो बड़े बड़े परिवर्तन आए हुए थे। कारीगर यूरोपीय कंपनी थी, ब्लैक टाउन्स इसमें स्थानांतरित हो चुके थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बी को काट दीजिए आप। चलिए व्याख्या देख लीजिए इसकी। 18वीं शताब्दी की विशेषता देख लीजिए। यहाँ पे जो 18वीं शताब्दी थी उसमें गुलामी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में एक थी। राजपूत, खत्री और कायस्थ आमतौर पर दास महिलाओं को घरेलू काम के लिए रखते थे, ये सही बात है। 18वीं शताब्दी में जो भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उससे प्रभावित थी। सामान्य रूप से समाज ने अपनी अधिकांश जो परंपराएं थी उनको बरकरार रख रखा, लेकिन समाज में कई बदलावों को भी प्रेरित किया गया था। सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अधिकांश लोग जो थे वो गरीब थे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो औरंगजेब थे उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। तो ये भी आप थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे। आगे बढ़िए। औपनिवेशिक भारत के जो स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं पूछा गया है। तो बताइए कौन से कथन सही है औपनिवेशिक भारत के बारे में। तो यहाँ पे 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, इसको रख लीजिए। या जो स्थायी बंदोबस्त ये बता रहा है कि थॉमस मुनरो ने की थी, बंगाल प्रांत में की थी, हटा दीजिए इसको। दूसरा ये कह रहा है कि जो इसके तहत राजा और जो तालुकदार थे उनको जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी, ये सही है, इसको रख लीजिए। और साथ में ये कह रहा है कि जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। बी और सी सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी को सही कर लीजिए। व्याख्या देख लीजिए इसकी, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किए थे। किसने किए थे ये, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए थे। और जो ये तो बंदोबस्त था इसको प्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए बनाया गया था, जिसको कि रैयत कहा गया। क्या कहा गया था, इसको रैयत कहा गया था, नाम याद रखिएगा। इस प्रकार से जो बंदोबस्त है उसको रैयतवाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम यानी कि 1793 के माध्यम से पेश किया गया था। ठीक है, किसने किया था इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, नाम याद रखेंगे। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो विलियम एडम है इसके संदर्भ में कौन से कथन सही है, बता दीजिए कौन कौन से कथन इनके सही है। विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे और वह एक अंग्रेजी शासक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, या फिर उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो विलियम एडम थे एक स्कॉटिश प्रचारक थे, ये सही कर लीजिए आप इसको। और इसके बाद में ये अंग्रेजी शासक थे, ये इसको हटा दीजिए। और इसके बाद में ये कह रहा है कि कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, तो इसको भी आप रख लीजिए।
और उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया हुआ है। ये भी सही है। 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए, मैच द फॉलोइंग है, इनको मिला लीजिए। राजा राम मोहन राय दिए गए हैं और उनके द्वारा कौन सा समाज चलता था इसके बारे में पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई और ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो राजा राम मोहन राय हैं ये संबंधित हैं किससे? ब्रह्म समाज से। ए का कर लीजिए 4, वैसे तो हो तो आपका एक ही से रहा है, सी को अगर आप कर देंगे और भी सभी को मिला लीजिए। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ये संबंधित है आर्य समाज से। पंडिता रमाबाई ये संबंधित है विधवा गृह से। और जो ईश्वरचंद विद्यासागर है इन्होंने क्या किया था? लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे, ठीक है। काफी अच्छे लोग रहे थे ये लोग। देख लीजिए इनकी स्थापना वर्ष है और किसने किसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। अगर टफ पेपर बनता है तो उसमें डेट वगैरह घुसेड़ दी जाती है, तो इसी से पेपर क्या हो जाता है? टफ हो जाता है, ठीक है। और जो आर्य समाज है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इनकी संस्था स्थापना हुई थी और 1875 में की गई थी। विधवा गृह बनाया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा और लड़कियों के लिए स्कूल ये ईश्वरचंद विद्यासागर ने बनवाए थे। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी 1867 में। और जो बेल्लूर मठ है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था 1887 में। विश्व भारती यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर है इनके संस्थापक और 1912 में इन्होंने इसकी स्थापना की हुई है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति किस प्रकार से थी? बता दीजिए इनको। पश्चिमी विचारों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वासों को खोजना, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या फिर वाक्यों को ढूंढना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो कोई भी सामाजिक बुराई है उसको चुनौती देने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी विचारों को हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वासों को खोजना, ये नहीं होगा। और जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें श्लोक एवं वाक्यों को ढूंढना, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे ठीक बैठ रहा है ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे थे? खेड़ा गुजरात का जो पाटीदार किसान आंदोलन था ये आंदोलन का असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, सही है ये। पंजाब का जो घूसखोर मेहनतों के खिलाफ अकाली आंदोलन ये इसमें शामिल नहीं था, इसको हटा देंगे। गुजरात में नमक सत्याग्रह इसमें शामिल था। और जो आंध्र प्रदेश में गुट्टू जिले के करीब किसान और जो जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह हुआ था ये भी असहयोग आंदोलन में शामिल था। तो यानी कि 1, 3 और 4 ऑप्शन आपका सही ही है। यहाँ पे जो ऑप्शन वो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए असहयोग आंदोलन की इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था और फरवरी 1922 में चौरा चोरी की घटना के कारण ये वापस ले लिया गया। जहां पर क्या जो 22 पुलिसकर्मी थे उनको थाने में जिंदा जला दिया गया था। खेड़ा गुजरात का जो पाटीदार किसान आंदोलन था और गुजरात में नमक सत्याग्रह और जो आंध्र प्रदेश में गुट्टू जिले के करीब में जो किसान आंदोलन था वन सत्याग्रह, ये सभी आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था? कौन से क्षेत्र में जाना गया था? बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, असम में या फिर पंजाब में? तो जो वंदे मातरम है इसको जाना गया था आंध्र प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चयन करना है। पढ़िए कोई क्या क्या है विकल्प में। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई और उसमें ये कहा गया था कि जिसमें कृषि और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बी को गलत कर दीजिए, उद्योगों पर जोर नहीं दिया गया था जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। ए को सही कर लीजिए, तो ए सही है, बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो सी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए।
1956 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्देश्य जो था भारी उद्योगों का विकास, ये कह रहा है ये नहीं था। यहाँ पे कृषि के बारे में ही अपनाया गया था थोड़ा सा और उसको आगे बेहतर बनाया गया था, तो इसलिए जो 1956 वाला है वो गलत हो जाएगा। बाकी की आप ये व्याख्या पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से ज्योतिराव फुले पर कौन से कथन सही हैं, बताइए फुले के बारे में। फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी और उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे और वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक रहे थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी गुलामगिरी, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया था। तो ठीक है, फुले के बारे में कौन कौन सा सही है वो बताना है अपने। किताब उन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, ये बात ठीक है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के विरोध के संघर्ष में लिखा था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक रही थी, ऐसा उनके बारे में कुछ भी नहीं था। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो रही थी वो, लेकिन उनकी जो किताब थी वो अफ्रीका से संबंधित थी, ये नहीं होगा। और उन्होंने कहा था कि आर्य विदेशी थे, ये भी सही है। और फुले ने ईसाई मिशनरियों में स्कूलों में पढ़ाई की थी और ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। ए बी सी डी चार करेक्ट है, ई को हटा देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सही वो ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये कह रहा है कि एक रोल प्ले नाटक में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह अभिनव्य कर सकते हैं। दो समान ग्रहों के बारे में पूछा गया है, तो जुड़वा ग्रह आप पहचान लीजिए। जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी और शुक्र बिल्कुल समान समान दिखते हैं, उनका आकार वगैरह सब एक जैसा है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को इसमें चुनना है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है प्रशांत महासागर के होकर के गुजर जाती है, ये भी बात सही कह रहा है। ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये कह रहा है कि यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 बज रहे हैं, यानी कि सुबह के 10 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच पर टाइम क्या होगा। ठीक है, 60 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री पर पहुंचना है। तो यहाँ पे अगर 10 बजा हुआ है तो 10 यानी कि 4 घंटे 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो 60 बराबर 4 घंटे हो जाएंगे। तो 4 घंटा आगे मान लीजिए, यानी कि 2 बज जाएंगे। 2 कब बजेंगे, यानी कि ये दोपहर के 2 बज जाएंगे, 2 बजे अपराह्न हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप खड़े होंगे, कहाँ पर खड़े होंगे बताइए। आप इक्वेटर पर होंगे। इक्वेटर पर कैसे, ये आपका पृथ्वी हो गई, ये आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया जिसको कि आप विषुवत व्रत या फिर इक्वेटर कहा जाता है। ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ हो गया। 23.5 डिग्री में कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री में साउथ में मकर रेखा होती है, ठीक है। और ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये आपका दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। ये कितना होता है, 90 होता है। दोनों ही यहाँ पे 90 होते हैं, ठीक है। ये इतना आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। सभी रेखाएं काल्पनिक हैं, कोई भी इसमें पृथ्वी पर अगर आप रियलिटी में देखोगे तो कोई भी रेखाएं नहीं मिलेंगी। आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल, बाकी दोनों क्या है, जलमंडल और मध्यमंडल है। और जलमंडल और स्थलमंडल है, तो ये सही हो जाएगा। 4 मंडल में कौन कौन से आते हैं, वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए यहाँ पे। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताइए कि वायुमंडल में आपको क्या देखने को मिलता है, जैवमंडल में क्या मिलता है, जलमंडल में क्या मिलता है और स्थलमंडल में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। इतना आप हमें कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है, बताइए। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में बात कर रहा है तो इन्हें सदाबहार वन कह रहा है, ये बात ठीक है। वर्षा वन है यानी कि सदाबहार रहेंगे हमेशा यहाँ पे।
वर्षा होती है, हरे भरे रहते हैं। इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये भी बात सही है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष जो है साल, सागौन, शीशम है, ये गलत हो जाएगा। इन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। अगर मानसून वन हो जाएगा तो ये वर्षा वन कैसे कहलाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो ए और बी सही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, इनको देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये जो वन क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा के दक्षिण और उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर में होता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत महासागर पर ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में जो कथन सही है, इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है और इन वनों में वृक्ष प्राय क्या होते हैं, अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, बता दीजिए। नील नदी इस प्रदेश से होकर के बहती है, और ये कह रहा है नील नदी को यहाँ से बहा रहा है तो इसको हटा देंगे। सही है, पूछा गया है ना। और यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों में समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। सही है ये। रात के समय में तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, और लेकिन जो आर्द्रता होती है वो उच्च बनी रहती है, तो ये भी सही हो जाएगा। बी और सी यहाँ पे सही है। ऑप्शन जो सही होगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। पृथ्वी पर जो आतपन है, इसकी मात्रा में भिन्नता का निम्नलिखित में से क्या कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि। तो यहाँ पे इसका कारण पूछा गया है, तीनों ही इसके कारण हो जाएंगे। ए बी सी तीनों करेक्ट है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। वायु दाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ना है और उनके सही जो विकल्प है उनका चुनाव करना है। बता दीजिए। जो वायु है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ में बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये ठीक कह रहा है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर जो क्या होता है विपरीत बल लगाता है। ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा, और साथ में इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है ये। इसलिए ऑप्शन जो होगा सही वो ए हो जाएगा। और ए हो जाएगा तो अपन लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पढ़िए क्या क्या कथन दिए गए हैं। कि जो सेल खनिज अवयव हैं इनके निश्चित संगठन वाले एक या फिर एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होता है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। कि जो सेल खनिज होते हैं अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या फिर एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होता है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। और जो खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, ये सही हो जाएगा। बी सही है, ए गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। रिक्त स्थान के सही विकल्प भरना है। प्रेयरी क्या है। प्रेयर ही आप लोगों ने शायद कल वाला अगर क्वेश्चन किया हो, मतलब कल वाला सेशन किया हो, तो वहां पे ये सभी घास के मैदानों को बताया गया है। कि जो प्रेयरी होता है मवेशी पालने के लिए एक उपयुक्त जगह मानी जाती है, क्योंकि ये ठंडी जगह है। ठंडी जगह में क्या होता है, जो अगर आप मवेशी यानी कि जो पशु होते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं दूध देने वाले, उनका अच्छा पालन पोषण होता है, वो दूध भी अच्छी मात्रा में देते हैं, तो इसलिए उनका यहाँ पे पालन पोषण अच्छा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए जो प्रेयरी कहाँ पे पाए जाते हैं। ये एक घास का मैदान होता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में शीतोष्ण घास के मैदान इनको कहा जाता है। और ये घास का मैदान अन्न भंडार है। प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण पूछे गए हैं। क्या क्या इसका कारण है। बढ़ता नगरीकरण है, बेहतर होता जीवन स्तर है, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन है, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है। तो यहाँ पे जलापूर्ति की कमी के बारे में पूछा गया है। तो पहला देखिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही है कि बढ़ता हुआ नगरीकरण है।
दूसरा यहाँ पे बेहतर होता जीवन स्तर है, ये भी इसी में शामिल हो जाएगा। बांधों और जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन हो जाएगा, तो ये आपका बांध अगर बना रहे हैं तो जलापूर्ति में कमी नहीं होगी। और भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, तो ये भी आपका इसी में आ जाएगा। तो ए, बी और डी सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िए। सबसे उचित विकल्प को यहाँ पर चयन करना है। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है। कारण की पूछा गया है यहाँ पे कि यह उस क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देती है, भूमि उपयोग में परिवर्तन, या फिर यह आधुनिक मूल्यों और व्यवहार अभ्यास के विस्तार को देता है, या फिर यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, या फिर ये जो संरचनात्मक सुविधाएं हैं उनको बढ़ाती है। तो ये क्या करती है, ये स्थानीय जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और उसकी व्यवस्था होती है उसको ये प्रभावित करती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा सटीक लग रहा है, तो सी को आप लगा करके चलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एक छवि में बांधने का अर्थ है। क्या अर्थ है यहाँ पे, फोटो खींचना, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, विविधता की सराहना करना, या फिर अंतर करना। किसी है उसको एक छवि में बांधना और उसको बदलना नहीं है। कल भी इस पे अपन लोगों ने इसका एक क्वेश्चन किया हुआ है। ये जो सोच होती है इसको कहा जाता है स्टीरियोटाइप, या फिर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना होता है किसी के बारे में, कि वो इंसान उस इंसान के बारे में दूसरी सोच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, जो 20 साल पहले की बनी हुई है उसी में वो अटका हुआ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ना है और उनका आंसर बताना है। समानता एक वास्तविक बने इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार के द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। समानता बहुमूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा और स्वतः नहीं होगा। ठीक है, ए और बी, ए और आर दोनों ही सही है। साथ में इनकी व्याख्या भी हो रहा है कि समानता क्या है। इस पर अपन लोगों को संघर्ष हमेशा करना ही पड़ेगा। समानता अगर आप किसी में भी मान लीजिए, चाहे आप लड़की लड़की में मान लीजिए, चाहे आप किसी में भी, मतलब रंग भेद जो भी आप लोग सोचना चाहें समानता के बारे में, कितने भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, अपन लोगों को जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा और ये खुद से नहीं होंगे। अगर आप सोच लें कि अपने आप बदलते जाएंगे टाइम के साथ में, तो ऐसा नहीं होता है। किसी न किसी को तो इसके बारे में कदम उठाना ही पड़ता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, पढ़िए इसको। पहला ये है इसमें कि जो पंच है, पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये है कि जो ग्राम सभा है उसके सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा पंच के, अच्छा एक और दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो ए और बी सी तीनों ही सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। जो पंचायती राज है इसका शुभारंभ हुआ था स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू। इसके द्वारा राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहां पे इसका शुभारंभ हुआ था, यानी कि शुरुआत हुई थी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ये भी अधिनियम पूछा जाता है, संशोधन पूछा जाता है, तो आप याद करके चलेंगे। और 73वें जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1973 के द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो इनके बारे में ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अरे हम्म ये कह रहा है कि जो राज्यसभा है इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं पूछे गए हैं, बता दीजिए। राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। 12 सदस्य बता रहा है और वो भी नामांकित किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, हटा दीजिए इसको। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। बी को आप करेक्ट कर देंगे। सी में ये कह रहा है कि यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। ये भी सही है। और इसकी लोकसभा द्वारा पूर्व प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका होती है। तो डी भी सही हो जाएगा। बी, सी एंड डी सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में।
जो वर्तमान समय है इसमें राज्यसभा में टोटल जो सदस्य हो जाएंगे 245 हैं। इनमें से 12 सदस्य जो कि मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा होता है, ये ठीक कह रहा है। मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है और इसकी लोकसभा के द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति और परिवर्तन में भूमिका होती है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य का प्रति 2 वर्ष के बाद में ये सेवा निवृत्त हो जाते हैं। कभी भी ये राज्यसभा क्या होती है, भंग नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये सभी आप थोड़ा सा फैक्ट याद रखेंगे राज्यसभा के बारे में। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कॉलम है उनको आप लोगों को मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। पढ़िए। वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अनियमित काम है, स्वरोजगार है, बिना वेतन के मजदूर हैं। वेतनभोगी कर्मचारी में आ जाएंगे, यानी कि उनको हर महीने वेतन मिलता है, वो अपना कार्य करते हैं, शिक्षक आ जाएंगे। ठीक है। अनियमित काम जो हो जाएगा वो किसका होता है, आप लोग बताइए। यहाँ पे आज काम मिल गया, 4 दिन काम नहीं है, फिर उनको काम मिल गया, आप फिर उनको काम नहीं मिला, तो ये होता है गृहिणी का जो निर्माण मजदूर होते हैं, जो आप लोगों को लेबर काम करते होते हैं। स्वरोजगार में आ जाएंगे जो फुटपाथ एवं ठेला दुकानदार होते हैं, जो ठेला लगाते हैं, यानी कि आज उनका मन है लगा रहे हैं, कल उनका मन नहीं है, जितना टाइम उनका मन है उतना टाइम वो ठेला लगा रहे हैं। आप उदाहरण ले लीजिए गोलगप्पे वालों का। तो उनका मन है, जैसे कि वो लोग बताते हैं कि भैया हम तो प्राइवेट वालों से बढ़िया पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्राइवेट वाला 25 कमा रहा है तो वो 45 निकाल ले जाते हैं अपना, और मन होता है तो 2 घंटे के लिए लगाते हैं, फिर अपना घूमने चले जाते हैं। ठीक है। बिना वेतन का मजदूर यहाँ पे गृहिणी को बताया गया है, तो बिल्कुल सही कहा गया है, गृहिणी जो होती है बिना वेतन की मजदूर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है कहलाता है क्या। इनको कहा जाता है दादन व्यवस्था। इस पर भी कल जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग सभी पेपर्स को सॉल्व करके जाएंगे तो आप लोगों को जो 21 जनवरी का पेपर है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मतलब 60 में से 50 क्वेश्चन तो आप करके ही आएंगे, और इतना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग सभी सेशन भी कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से ये जो तर्क है, इसके लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है, कौन से वैध कारण है, क्या कारण इसमें बताए गए हैं कि जो अकाल है उसकी संभावना कम है। लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। ठीक है। विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर में ध्यान आकर्षित कर सकता है। स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों की रिपोर्ट बना सकती है। तो यहाँ पे अकाल के बारे में जो कम संभावना है उसके बारे में पूछा गया है, तो ये तीनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे, बी सी डी। जो लोग हैं अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि अगर वो लोग पूजा पाठ करेंगे तो अकाल नहीं होगा, ऐसी कोई भावना नहीं है, मतलब ऐसी कोई मान्य नहीं है कि अकाल नहीं पड़ेगा अगर वो पूजा पाठ आस्था वगैरह करते रहेंगे। तो ए को हटा देंगे, बी सी और डी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा वो सी हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए। अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है तो इसे उदाहरण मान सकते हैं किसका। तो इसको आप मान सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि जो लड़कियां हैं केवल किसके लिए बनी हुई है, झाड़ू पोछा के लिए बनी हुई है, बाकी का उनका कार्य और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक रूढ़िबद्ध धारणा जो इंसान के दिमाग में बनी हुई है उसको ये माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान है जो कि सभा के संबंध में सही नहीं कहा गया है। पढ़िए कौन कौन से संविधान यहाँ पे दिए गए हैं। सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे। सभा ने विभिन्न सामाजिक समूह में आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया था। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे, या फिर सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, ये हटा दीजिए, केवल पुरुष सदस्य नहीं थे, वहां पे महिलाएं भी थीं। ठीक है, तो यहाँ पे डी को हटा देंगे और बाकी के सभी यहाँ पे सही हैं। ठीक है, देख लीजिए सभा में कौन कौन लोग थे। जो सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 को हुआ था।
सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। संविधान सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य जो विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और दिल्ली स्थित जो कैंसिल चैम्बर था उसमें ये पुस्तकालय भवन में बैठक हुई थी। तो मान लीजिए आप ओवरऑल दिल्ली में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये आप सभा के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है? कौन कौन सी करता है? प्रतिष्ठा और अवसर की, आय और धन की, संपत्ति और प्रतिष्ठा की एवं अवसर और आय की। तो जो भारतीय संविधान है इसकी प्रस्तावना सभी नागरिकों को सुनिश्चित करती है, वो हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर की भावना यहाँ पे वो सुनिश्चित करती है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब इसके बारे में भी जान लीजिए, प्रस्तावना के बारे में। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है हर बार। भारतीय संविधान में प्रस्तावना सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा अवसर नामक दो प्रकार की समानता प्रदान करती है। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और इस उद्देश्य का जो प्रस्ताव आधार था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में और इसके द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता इन शब्द को जोड़ा गया था। याद रखिएगा तीनों शब्द को। और प्रस्तावना में मुख्य शब्द भी पूछे जाते हैं जैसे कि प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सभी भी शब्द हैं जो कि प्रस्तावना में लिखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 38 नंबर क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? न्यायिक समीक्षा को, आधारभूत संरचना का सिद्धांत को, शक्तियों के बंटवारे को या फिर न्यायिक सक्रियता को। तो ये जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है ये न्यायपालिका के हस्तक्षेप नहीं कर सकती उनके कार्य में। ये दर्शाता है किसको? सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के बंटवारे को ये यहाँ पे दिखा रहा है। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही है और बी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए हो जाएगा, यानी सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा। बी गलत है कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक के रूप में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है और उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आरक्षण दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है आप लोगों को पता होगा। SC ST OBC और अभी नया आया है EWS, इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों में से कथन भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में सही पूछा गया है। इसमें यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई थी एवं जब त्रासदी हुई थी, तो ये हटा दीजिए। और यूनियन कार्बोहाइड्रेट ले देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की साफ सफाई की गई थी। या फिर इसमें जहरीली गैस के संपर्क में आने आने वाले अधिकांश लोग थे जो कि गरीब कामकाजी परिवारों से संबंधित थे। ये इसका सही ऑप्शन है। तो यहाँ का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सही है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही अपन लोगों को देखना है। भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर के बीच में हुई थी, यानी कि रात में हुई थी। ये 2 की रात में 3 की सुबह में मान लीजिए 1984 के बीच में हुई थी। और यहाँ पे जो गैस का रिसाव हुआ था वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसके कारण क्या हुआ था कि जो गरीब लोग थे वो इसमें घुट करके मर गए थे। तो काफी भयंकर घटना थी। चलिए आगे बढ़िए, 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान के जाने के पीछे क्या दृष्टि है? नागरिकों में आज्ञाकारिता एवं निष्ठा को सुनिश्चित करना है या फिर एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो नियम और कानूनों का अनुसरण करे।
या फिर एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो, या फिर प्रगति के सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार एक सभ्य समाज की स्थापना करना है। तो यहाँ पर जो नागरिक शास्त्र है उसके बारे में सही ऑप्शन जो हो जाएगा, एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना है जो कि अवगत हो, ग्रहणशील हो और उत्तरदायी हो। सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंत विषय है क्योंकि इनकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं होती है, या फिर इनकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं होती, इसको हटा दीजिए। तो सामाजिक विज्ञान के जो मुद्दे होते हैं सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय से सीमित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सही है, ए गलत हो जाएगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है, कौन सा चार्ट हो जाएगा, सारणीबद्ध चार्ट है, कथनात्मक रूपरेखा हो जाएगी, वर्गीकरण चार्ट है, या फिर प्रवाह चार्ट है। तो जो इसमें पूछ रहा है ये चरणों को प्रदर्शित करता है, तो यानी कि ये फ्लो चार्ट हो जाएगा जो कि चरणों को प्रदर्शित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, परियोजना कार्य है, व्याख्यान है, क्षेत्र कार्य है, परिचर्चा है। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षण का तरीका पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा परियोजना कार्य हो जाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क इसमें शामिल हो जाएगा। ए हो जाएगा व्याख्यान, इतना ज्यादा इसमें सटीक नहीं होगा। क्षेत्र कार्य हो जाएगा, परिचर्चा हो जाएगा। तो ए सी डी यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान देना है और उन कार्यों का चयन करना है जो कि रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना है, ठीक है। स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना है, ये भी ठीक है। आगे कह रहा है ये आकलन के तरीकों का चयन करना है और परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना है। देखिए जब आपको ऐसा कुछ कहा जाए कि परीक्षा में सफल होना है, अच्छे नंबर नंबर लाने हैं, अच्छे अंक लाने हैं, अच्छा ग्रेड लेकर आना है कक्षा में, अव्वल आना है, तो ये क्या होती है, एक नकारात्मक विशेषता मानी जाती है। इसको ऑप्शन को आप हटा दीजिएगा तभी, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ए बी सी तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, डी को नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, कौन सा होता है, ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे, या फिर विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे, या फिर जो विद्यार्थी होते हैं ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। तो यहाँ पे जो सही उद्देश्य हो जाएगा ग्रहण के बारे में, सही बात जो हो जाएगी वो हो जाएगी कि जो विद्यार्थी है भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाजारों और उनकी कार्यविधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान, इनमें 3 विषय हैं, 3 विषय दिए गए हैं यहाँ पे, बाजार और मूल्य वृद्धि, मोहल्ले का बाजार और बाजारों की श्रृंखला। तो यहाँ पे क्या करना है, इन शिक्षण का अनुक्रम लगाना है, तो आप लगा लीजिए इनका अनुक्रम कैसे होगा। तो सबसे पहले छोटा बाजार जो होगा वो मोहल्ले का बाजार होगा, तो पहले नंबर पर आप इसको रख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद में जो बाजार है उनके मूल्य वृद्धि होगा, उसके बाद में जो बाजार है उनकी श्रृंखला आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो, एक मिनट एक मिनट, पहले आप लोगों का जो बाजार है मोहल्ले का वो आएगा, और उसके बाद में बाजारों की श्रृंखला बढ़ती जाएगी दूसरे नंबर पर, और तीसरे पर आ जाएगा बाजारों और जो मूल्य है वो वृद्धि होती है उनमें, ये आ जाएगा। तो यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी सी एंड ए हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। योजना सामाजिक विज्ञान की सारी जो पाठ्यचर्यागत एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं।
योजना कब होती है? ये साप्ताहिक होती है, इकाई होती है, दैनिक होती है या फिर वार्षिक होती है? तो योजना जो होती है यहाँ पे वार्षिक योजना होती है ये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो पाठचर्यागत होती है एवं पाठ्य से आगामी क्रियाकलाप होते हैं इनका संकलन किया जाता है, और जो विशिष्ट शिक्षक होता है शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। यह शिक्षण की एक ऐसी दीर्घकालीन योजना होती है जो कि विद्यालय में पूरे एक सत्र के लिए बनाई जाती है, जिसको कि वार्षिक योजना कहा जाता है। ठीक है। और जो वार्षिक योजना होती है इसे सत्र भर के शिक्षण के कार्य का एक निश्चित दिशा मिलती है, शिक्षक के आत्म मूल्यांकन में सहायता मिलती है, शिक्षक विषय की समुचित तैयारी कर सकता है और छात्रों को सत्र की समस्त गतिविधियों के प्रतिबिंब सत्र के प्रारंभ में ही मिल जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे वार्षिक के बारे में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। जेंडर यानी कि लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़के और लड़कियों को अलग व्यवसायों के अपनाने का सुझाव देना चाहिए। देखो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अलग यानी कि लड़कियों का काम झाड़ू पोछा है तो उनको झाड़ू पोछा दे देंगे, लड़कों का काम जैसे कि वो लाइट बना दे भैया तू, या फिर ये ट्रैक्टर बना दे, ये कर दे वो कर दे, कई सारे काम जो होते हैं वो दे देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी, एक स्टीरियोटाइप धारणा आ जाएगी। इसको हटा देंगे। लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए, नहीं, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा बिल्कुल समान होनी चाहिए। दैनिक जीवन में जेंडर यानी कि लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी सही है। सी कहाँ पे दिया गया है? ये डी में दिया गया है, डी को सही कर लेंगे। ठीक है, और ये आप पढ़ लेंगे, इसमें आप लोगों को इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां यानी कि जो विषय पर प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकते हैं? कौन सा है यहाँ पे? व्यक्तिगत साक्षात्कार है, जीवनी है, पाठ्य पुस्तक है एवं समाचार पत्र है। तो चुनौती देनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। तो यहाँ पर प्राथमिक सूचना का स्रोत इसको माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। छात्रों के साथ में प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? आंकड़े एकत्रण की योजना बनाना, आंकड़े के स्रोत को चिन्हित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना या फिर खोज का विश्लेषण करना। सबसे पहला काम क्या होगा अपन लोगों का कि उद्देश्य जो है उनको एक निर्धारण करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहला ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रश्न है अधिगमकर्ता विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं? विश्लेषण का पूछा गया है यहाँ पे, तो चलिए पढ़िए इनको। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहां पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? उपयुक्त कारणों व उदाहरणों के साथ में चर्चा करना है। आजकल सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था, आप इस कथन की जांच कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए विश्लेषण करना है, तो ऑप्शन जो होगा वो सही है यहाँ पे कि जो सहारा रेगिस्तान है वहां पे इनकी जलवायु इतनी कठोर है, गर्म है, फिर भी वहां के लोग भारी वस्त्र पहन रहे हैं, इसका कारण पूछा गया है। तो ये भी विश्लेषण में आएगा कि बच्चा उन जगह पे उसके बारे में कई जगह से छानबीन करेगा, तब उनको इकट्ठा करेगा, उसके बारे में जानेगा। और जो आज का सहारा रेगिस्तान है एक समय में हरा भरा हुआ था, कारण क्या हुआ कि वो आज में ऐसा सूखा हो गया, ड्राई में आ गया। तो इसके बारे में भी क्या करेगा वो? दो अलग अलग आंकड़े उठाएगा, आकलन करेगा, उनके बारे में जानेगा, तब उसका हल ढूंढेगा समस्या का। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी सही हो जाएगा, ये जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है? अगर उन्हें यह समझाना हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है, कौन सा सुन सकती है वो? स्थापन आकलन, योगात्मक, नैदानिक या फिर रचनात्मक? तो यहाँ पे जो वो चुनेगी वो नैदानिक आकलन को चुनेगी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट को चुनेगी वो। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। नैदानिक जो मूल्यांकन होता है वो होता क्या है? एक जो नैदानिक मूल्यांकन होता है उसमें एक व्यक्ति की जो कमजोरी होती है और उसका अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम में शक्तियों को प्रकट करने में मदद करता है, और ये सभी छात्रों के लिए अधिगम के परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है अधिगम समस्याओं के कारणों को निर्धारित करना होता है और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए योजना को भी तैयार करना होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन से उपागम है उनको ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करना है। पढ़िए कौन कौन से कथन इसमें दिए गए हैं। सामाजिक और राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गीय उपागम लेना होगा। कलह प्रिय जो समकालीन मूल्य विषय की उपेक्षा करें जो कि कक्षा में सामूहिकता एवं एक रूपकता को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर कथन एक और कथन दो दोनों में से ही कोई भी सही नहीं होंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या करना है अपन लोगों को जब आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में पढ़ाएंगे। तो जो सामाजिक और राजनीतिक मामले हैं उनमें चिंताओं के बारे में पढ़ाने का बहुमार्गी उपागम होते हैं उनको लेना है। किस तरीके से, मतलब कई सारे उदाहरणों को लेकर के आना है। सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन पर जोर देना है। सामाजिक और राजनीतिक के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करना है। कलह प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा न करें जो कि कक्षा में सामूहिकता और एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अत्यावश्यक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। विद्यार्थियों को भरपूर विवरण और तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है इसलिए यह सरल है। एक विश्लेषणात्मक मानव की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। तो यहाँ पे कौन सा कथन अति आवश्यक है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो होगा एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए एक सामाजिक विज्ञान जो है अपरिहार्य है, ये वाला कथन जो होगा वो सही हो जाएगा। डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को यहाँ पे चुनना है। पहला कथन इसमें देखिए कि यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथन परक उपारक जो उपागम होता है वो उपयोगी है। दूसरा इसमें कह रहा है कि जो अंतर विषयक विषय वस्तु है इसके अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जाता है। ए और आर दोनों यहाँ पे सही हैं और साथ में ये इनकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो होगा वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री उपागम होगी। कौन सी होगी। विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना। वृत्त चित्र का प्रदर्शन करना। एक विशेषज्ञ को वाचन के लिए आमंत्रित करना। या फिर पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध सूचना के आधार पर सामूहिक प्रस्तुतिकरण कराना। तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्री उपागम जो सही होगा विधि श्रेष्ठ होगी वो हो जाएगा विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर के जाना। ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आपको क्यों लगता है कि कूड़े का जो निपटारण होता है कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न प्रयास है कि छात्र की क्षमता का आकलन सामान्यीकरण करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, तर्क देने के लिए या फिर कल्पना करने के लिए। देखिए ये जो होते हैं इस तरीके के जो डिबेट्स टाइप के कथन है ये, तो यहाँ पे क्या होता है तर्क देता है, बच्चा सोचता है और पर विवेचना करता है, अपने विचारों को वह प्रकट करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका शिक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं उनमें अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है। स्थानांतरण आकलन, योगात्मक है, रचनात्मक है या फिर सहपाठी है। तो वो कहाँ पे कर रही है, उसी जगह पर कर रही है टेस्ट का आयोजन। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे रचनात्मक है, बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट ले रही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और आपका एक पेपर और कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये कह रहा है कि विविधता परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है, रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है, भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। तो यहाँ पे इनका क्या करना है आप लोगों को। एक मिनट, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अपन लोगों ने।
भेदभाव विषय के पूरा होने के बाद में शिक्षक टेस्ट के प्रदर्शन में इस तरह का पता लगाना है, पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो भेदभाव है उसके विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर में संकेत करने के लिए समर्थ होगा बच्चा। फिर उसके बाद में विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह के भेदभावों को पहचानने में समर्थ होगा। और तीसरे में सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका बी, रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में ये समर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आप लोगों का डी होगा। तो ये हो चुका है आप लोगों का एक और पेपर कंप्लीट। और ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।